क्षमता अगर जनप्रतिनिधि में है तो कोई भी कितना भी बदमाश अधिकारी क्यों न हो उसका टेटवा दबा के काम करा लिया करते हैं। अच्छा जयसिंह जी, एक बात बताओ, आपको मजा किसमें आता है, काम करने में या काम लगाने में? काम करने में या काम लगा देने में? देखिए, मजा दोनों में आता है। काम करने में भी आता है, काम कराने में भी आता है और काम लगा देने में भी आता है। तो अब आपसे जानना यह है, भी कोरबा की जनता राखड़ के साथ सांस ले तो फिर आस किससे रहे? देखिए, राखड़ के मुद्दे में, राखड़ के और भी सारी चीजें बोल दूं कि राखड़ पूरा बोलिए। राखड़ के मुद्दे में ये कोरबा की पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। मैंने स्वयं दौरा किया, स्वयं उसकी खिलाफत की, पूरे अखबारों में वो पूरा रंगा हुआ था। आप हरिभूमि अखबार भी निकाल के देख लीजिए कि राखड़ के मुद्दे में मैंने खिलाफत की और उन अधिकारियों की खिलाफत की जो राखड़ डलवाते हैं, जो राखड़ खिलाफत हैं, जो डलवाते हैं, उनकी खिलाफत की लेकिन उनकी वकालत उन अधिकारियों की खिलाफत की। वकालत भर के भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष करता है, वो बोलता है कलेक्टर अच्छा है और वो बोलता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का आदमी है, इसलिए मंत्री जी को विरोध भी करना चाहिए। तो मैंने जनता के हित में बाकायदा खिलाफत की है और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उसकी दलाली कर रहा था। और बोलिए, ये तो और मेरा मानना है कि ये थोड़ा निजी हो जाएगा जी। अपन मुद्दे पे रहते हैं ना जयसिंह जी, और खास तौर पे तब जबकि हम केवल आपसे ही संवाद कर रहे हैं जी। या तो फिर जाके हम भाजपा के भी व्यक्ति को बिठाएं और वो भी बोले। ठीक है। मेरा सवाल इस बात का है, किसने पैरवी की, किसने पैरवी नहीं की, ये महत्वपूर्ण है या कोरबा को राखड़ से मुक्ति मिली या नहीं मिली, ये महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है राखड़ का, वो आप देखिए 2021 का नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया कि कोई भी नया पावर प्लांट अगर खुलेगा तो उसको राखड़ डैम की परमिशन नहीं दी जाएगी, उसको 100% राखड़ का यूटिलाइजेशन करना है। एक जी। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो आदेश पारित किया उसमें यह आदेश में यह लिखा हुआ है कि लोलैंड एरिया में राखड़ को आपको भरना है और उसका विधिवत पर्यावरण विभाग और प्रशासन उसका परमिशन देगा। ये भी आप जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राखड़ का है बालकों का, सबसे बड़ा जी। क्योंकि एनटीपीसी जैसे है वो भी केंद्र का है, लेकिन एनटीपीसी की राखड़ जनरली हम लोगों ने देखा है कि वो नेशनल हाईवे और अन्य रोडों में उसका उपयोग कर रही है पूरे देश में, खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में जितने भी नेशनल हाईवे के रोड बन रहे हैं उसमें अधिकांश 99% रोडों में एनटीपीसी अपने टेंडर करती है, 200 करोड़ 300 करोड़ के, और ठेकेदार लगाती है 5-5 6-6 4-4, और वो बाकायदा उस राखड़ का यूटिलाइजेशन उसमें हो रहा है। लेकिन कोरबा में जो बालको जो अंडरटेकिंग है जिसमें 49% केंद्र सरकार का हिस्सा है, 49% जी, 51% उद्योगपति का है, संचालित जो कर रहे हैं उसमें बाकायदा गवर्नमेंट के केंद्र के डायरेक्टर भी हैं। तो सबसे ज्यादा राखड़ की जो समस्या हुई है वो बालकों की तरफ से हुई है, और बालकों ने किनको काम दिए हैं, कौन काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट जारी करवा लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको कि कौन काम कर रहे हैं, कौन उसमें फायदा उठा रहे हैं। हमारा किसी को समर्थन नहीं है, हमने कभी किसी राखड़ के ठेकेदार को उस काम के लिए समर्थन नहीं किया। हमने कोरबा में हो चाहे कोरबा के आसपास में जहां भी गलत तरीके से राखड़ डंप हुई है उसका लिखित में भी विरोध किया है, प्रेस के माध्यम से विरोध किया है, स्पॉट पे जाके भी विरोध किया है हमने। अच्छा, आपने इसके संदर्भ में तो हमारे को ही काम दे दिया कि लिस्ट निकाल लीजिए और देख लीजिए, पर आप तो कम से कम ये बता दीजिए कि आपने खुद क्या क्या किया है। 5 साल मंत्री के तौर पर हो गए, ठीक है, कुछ बताने के लिए है? बिल्कुल 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 जयसिंह जी के पास। बिल्कुल, देखिए कोरबा में सबसे बड़ी समस्या होती थी पेयजल की जी, ठीक है। जब पिछला कार्यकाल था मेरी धर्मपत्नी का, जब वो महापौर थी, पूर्ण रूप से निविदा से लेके
और कंप्लीशन तक पूरे 5 साल में, इसमें 1 साल का मेरा मंत्रिमंडल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि निगम का जो कार्यकाल है वो 1 साल आगे है। तो उसमें पूर्ण रूप से हर घर में हमने पानी पहुंचवा दिया जी। पूरे कोरबा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। पूरे विधानसभा के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे राशन कार्ड नहीं बनवाया, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी समस्या कोरबा में थी वो रोडों की थी। पिछले कार्यकाल में जब मैं विपक्ष में विधायक था, मैंने स्वयं धरना प्रदर्शन किए, मैंने पूरा चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किए, कई बार हुआ, और उसके बाद भी रोडों का सैंक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से भी हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा भी था कि हम काम करवाएंगे, लेकिन पिछले कार्यकाल में जब आपके कलेक्टर थे, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इसमें रोड को मत बनने देना, अगर रोड बन गया तो इसको विधायक जी को फायदा हो जाएगा। चलिए, नहीं बन पाया। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने आपका जो दर्री डैम से लेके गोपालपुर तक जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, उसकी रोड 99% कंप्लीट हो चुकी है। आप देख लीजिए, कुसमुंदा में 4 लेन सड़क हमने एसईसीएल से पैसा सैंक्शन कराया, 199 करोड़ रुपया। कैनाल रोड हमने बनवाया आपका 166 करोड़ रुपया, जिसमें 4 ब्रिज दर्री डैम से सीएसटी चौक तक बचे हुए हैं वो, और साथ में आपका सीतामढ़ी से लेके होटल रिलैक्सिन तक, क्योंकि रिलैक्सिन के बाद 4 लेन जाएगी, तो होटल रिलैक्सिन तक 4 लेन स्वीकृत करवा दिए मैंने। 166 करोड़ रुपया बजट में, आप देख लीजिए, बजट में मैं दिखा सकता हूं उसको। इसके साथ साथ अभी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, हैवी व्हीकल्स को शहर से बाहर निकालने के लिए, जो आपका ब्रह्मपुर कुसमुंदा के पास जो ब्रह्मपुर चौक है, वहां से लेके दर्री डैम तक का अभी पिछले 9 तारीख को ही सैंक्शन आया मेरे पास, जिसकी निविदा अभी तक अति शीघ्र ही लगने वाली है। कैनाल का इस साइड का रोड बन चुका है और दूसरी साइड का 83 करोड़ रुपया मैंने एसईसीएल से स्वीकृत करा दिया। इस प्रकार से दूसरा, मैं साथ में धन्यवाद दूंगा आदरणीय गडकरी जी को भी, कि जब बिलासपुर कटघोरा कोरबा और चांपा सड़क 2 लेन बनने वाली थी, उस टाइम उसके चीफ इंजीनियर थे मिस्टर पिपरी। मैंने पिपरी जी से चर्चा हुई, पिपरी जी ने कहा कि मंत्री जी से बात कर लो। मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, स्वयं उनसे मिला, मैंने टेलीफोन पे बात की, और आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि 2 लेन नहीं, ये नेशनल हाईवे 4 लेन बनेगी, जो आज बिलासपुर से कटघोरा कंप्लीट हो चुकी है, उरगा से चांपा तक कंप्लीशन की ओर है, और उरगा से कटघोरा का 999 करोड़ रुपया 2021 के 6 जनवरी को गडकरी जी से मेरी टेलीफोन से बात हुई। वो उस टाइम नागपुर में थे, मैंने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने कहा कि तत्कालिक कोई काम हो तो बता दीजिए, और नागपुर में आप दिल्ली आइए। तो दिल्ली आने के टाइम में जब उन्होंने टाइम दिया, तो उस टाइम मैं बीजापुर और आपका सुकमा दंतेवाड़ा का प्रभारी मंत्री था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जब उन तीनों जिलों में हुआ, तो मैं उस समय नहीं जा पाया, लेकिन मैंने उनको धन्यवाद टेलीफोन से दिया, क्योंकि 3 दिन के अंदर उन्होंने 999 करोड़ रुपया उस रोड का भी सैंक्शन कर दिया। तो इसलिए हमने चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसईसीएल हो, चाहे बाल्को हो, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हर चीज, हर क्षेत्र से हमने रोडों का स्वीकृति कराया। आज पहले रोडों के क्या हाल थे, आज काफी सुधार हो चुका है। कहीं 2 लेन, कहीं 4 लेन सड़कें बन चुकी हैं। शहर की पूरी सड़कें हमने बनवा दी। इसके साथ साथ बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग जगदलपुर के प्रवास पे थे, मैं भी था, आपके स्टेट प्लेन में मुख्यमंत्री जी भी थे, और उसके साथ साथ टीएस सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया, कोरबा पूरे छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर है, और कोरबा में आपका मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया है, और हम लोगों की इच्छा है कि कोरबा मेडिकल कॉलेज खुले। तो उन्होंने कहा कि हमको इसका केंद्र सरकार से भी स्वीकृति लेना पड़ता है, केंद्र सरकार से भी अनुदान लेना पड़ता है। तो अभी 3 मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत होने वाले हैं, उसमें पहला कोरबा मेडिकल कॉलेज रहेगा। तो हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज, कोरबा, कांकेर और महासमुंदी मेडिकल कॉलेज आपके प्रारंभ हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपके मोबाइल वैन के माध्यम से हर रोज 8-8 वार्डों में जाके हमारी मोबाइल वैन फ्री की दवाई, फ्री का डॉक्टर इलाज कर रही है। इसके साथ साथ एक हमारी योजना बनी है हमर क्लिनिक। मेरे 59 वार्ड में
29 वार्डों में अमर क्लिनिक स्वीकृत करा चुका हूं और बाकी वार्डों की स्वीकृति के लिए मैं लगा हुआ हूं। इसके साथ साथ जो छोटे बड़े काम होते हैं, मेरे पास है सवाल जी उसमें पूछ लेंगे। जी 2 सवाल इसके बीच में मेरे जहन में आए। जी ये रोड को लेकर आप जितना बखान कर रहे हैं, जी तो ये विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू के यहाँ कितना प्रचार करने आप जाने वाले हैं? विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू जी के यहाँ जी चुनाव प्रचार में कितने दिन देने वाले हैं? भाई पीडब्ल्यूडी मंत्री तो ताम्रध्वज साहू है और उन्होंने आपके इलाके में इतना काम कर दिया जैसा आप बता रहे हैं, मैंने तो कितने दिन के लिए जाने वाले हैं? नहीं, मैंने क्या कहा कि पीडब्ल्यूडी ने भी किया है, ऐसे मंत्री वो एससीएल से फंड लेके हमने पीडब्ल्यूडी से कराया, पीडब्ल्यूडी ने डायरेक्ट भी किया, पीडब्ल्यूडी ने अभी स्वीकृति भी की है, केंद्र सरकार से भी कराया। ये जरूर है कि केंद्र सरकार का जो रोड बना है अभी वो मेरे विधानसभा को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोरबा, खाली कोरबा शहर नहीं, पूरा कोरबा जिला की मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं कि पूरे जिले का विकास होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये प्रयास किया है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम होना चाहिए। जी तो बिजली पे ही आते हैं। जी ऊर्जा धानी 8,400 मेगावाट से ज्यादा जनरेशन, और उसके बीच में जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा यहां पर यह बताया जाना कि भाई हमने कोई घर ही नहीं छोड़ा जहां बिजली का कनेक्शन नहीं दिया, पर उसमें लाइट आए और लगातार आए, इसके लिए क्या किया? माननीय मंत्री जी तो खुद शिकायत करते दिखाई देते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं कि मंत्री जी ने जताई नाराजगी, विद्युत व्यवस्था सुधारें। अब 5 साल सरकार के हो गए, 5 साल जयसिंह जी को मंत्री के रूप में हो गए, अभी तक केवल फरमान है कि सुधारें, तो सुधरेगा कब जयसिंह भाई? देखिए मेरी बात सुनिए कि बारिश के समय में, जैसे गर्मी में आपका लोड बढ़ता है, आप भी जानते हैं, पूरे कोरबा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गर्मी में ज्यादा खपत होती है, सबसे ज्यादा। तो गर्मी में थोड़ी सी मारामारी जरूर होती है। उसके बाद आती है बारिश के समय में जहां जहां जो फॉल्ट होते हैं वो थोड़ा परेशान करते हैं, कहीं पेड़ गिर गए, कहीं खंबे में गाड़ी टकरा गई, कहीं आपका जो है बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, तो ये प्रॉब्लम जरूर आती है। लेकिन उसके बाद भी हमने विधिवत आपके ऊर्जा मंत्री जी से, ऊर्जा सेक्रेटरी अंकित आनंद से, और उसके साथ साथ आपका साथ में एमडी जनरेशन, एमडी डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बुला के, विधिवत कोरबा बुला के हमने एमडी डिस्ट्रीब्यूशन, एमडी जनरेशन से मीटिंग की और उनसे काफी कुछ उनसे सुधार करवाया। मैं ये नहीं बोलता कि 100% बिजली सही होगी, लेकिन काफी हद तक उसको हमने कंट्रोल करवाया है, ये बात सही है। और इस प्रकार से जो व्यवस्था बिजली के कोरबा में है, ऐसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आप बड़े बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी जाइए, वहां भी बिजली कटौती है, कोरबा में कोई कटौती नहीं है, क्योंकि हमने कटौती करने नहीं दिया। अच्छा, आप थोड़ी राजनीतिक बात कर लेते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा जिले से एक ही सीट के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित किया है। हाँ। और वो प्रत्याशी जननायक लखन देवांगन जी हैं। लखन जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि बतौर महापौर उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि बाद में जो महापौर बने उन्हें समझ में नहीं आया कि अब आगे करें क्या। अब ऐसा व्यक्ति आपके खिलाफ मैदान में है, आप महल में रहने वाले, उन्होंने बताया मैं कुटिया में रहने वाला। क्या कहते हैं जयसिंह जी, आपको कितनी कठिन लड़ाई में भाजपा ने फंसा दिया? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो अभी नीचे बैठा हुआ सुन रहा था कि कैटेगरी ABCD आप ही बता रहे थे जी, कि किस कैटेगरी में किसको टिकट मिली है, इसलिए मैं उस टिकट पे नहीं जाऊंगा। रही बात, मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित हुआ नहीं हूं जी, ठीक है, एज ए प्रत्याशी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिस प्रकार से 3 बार मुझ पर भरोसा जताया और 3 बार मुझे लड़ने का मौका दिया, पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष भैया बनवारीलाल अग्रवाल जी को हराया, दूसरे चुनाव में महापौर जी बैठे हुए हैं लांबा जी, जो शायद मेरे आने के पहले मेरे ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और वो आरोप उस टाइम भी थे उनके। अच्छा, आप इतनी दूर रहकर भी ध्यान पूरा दे रहे थे? सुनिए, मैं सुन नहीं, मुझे बताया गया जी, तो वो सारे आरोप 2013 के चुनाव के पहले भी थे जी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर भाई मेरे को अगर जेल भेजना था, मैंने कोई गलत काम किया था
तो मेरे को जेल भेज सकते थे, मैं तो मना नहीं किया था किसी को कि जेल जी। क्यों भेज रहे हो भैया। रही बात आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, जी मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अगर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुकाबले में नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं बात। और रही बात, सुन लीजिए, रही बात झोंपड़ी की, जी मैं पैदाइशी पैसे वाला हूं, जी मैं पैदाइशी व्यवसायी परिवार से आता हूं, जी मैंने कोई राजनीति से पैसा नहीं कमाया। आज भी चाहे मैं विधायक था या मंत्री हूं, आज भी मेरे 2 लड़के हैं, दोनों व्यवसाय करते हैं और व्यापार में कमाते हैं और उस व्यापार के पैसे से मैं अपनी राजनीति पे खर्चा करता हूं। जी सुन लीजिए, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, अगर कोई बोलता है किसी प्रकार का दाग है तो मैं उससे संवाद करने के लिए तैयार हूं सामने बैठ के। रही बात झोपड़ी और महल, मैं भी 5 डिसमिल के मकान में रहता हूं हिमांशु जी, जी कोई महल नहीं है वो, जी ऐसा महल नहीं है। और अगर मैं अभी बोलता हूं चलिए लखनलाल देवांगन जी का कमरे का साइज नाप लीजिए और मेरे बेडरूम का साइज नाप लीजिए, इससे छोटा है, क्योंकि ये भी मेरे घर आए हैं, जी मैं भी इनके घर गया हूं, जी मैं जानता हूं कि इनका हॉल कितना बड़ा है, अरे एक बार कमरा बताओ, कितना बड़ा है। और दूसरी नहीं, एक बीच में मुझे पूछ रहा हूँ, ये आप दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते हो जी और मंच पर ऐसा बताते हो, जी, मैं किसको बहकाते हो, किसको बहलाते हो? देखिए भारतीय जनता पार्टी में इनके राष्ट्रीय नेताओं से भी बात होती है, प्रदेश स्तर के नेताओं से भी बात होती है और कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। जी तो मैंने कहा भैया मैं 1980 में स्कूल का प्रेसिडेंट चुना गया था प्रचंड बहुमत से, एक व्यक्ति को मिली थी, एक लड़के को मिली थी 24 वोट, जी एक को मिली थी 123 वोट और मैं 596 वोट से जीता था उस टाइम चुनाव 1980 में। जी इसके बाद जो है मैंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी में आपके खून पसीने से कोरबा में सींचा है, जी कांग्रेस का संगठन खड़ा किया है, कांग्रेस को मजबूत बनाया है। जी लोग बोले कि कांग्रेस का नहीं, आपका कोरबा तो आरएसएस का गढ़ है, मतलब बिल्कुल हो सकता है, आरएसएस का गढ़ भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी हो सकता है, लेकिन जनता का आशीर्वाद तो जयसिंह अग्रवाल को कांग्रेस में मिलते आए। जी तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, बहुत आराम से लड़ेंगे, ना मैं बाहुबली हूं ना मैं कोई बली हूं। और दूसरी चीज, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो लेके आया था, क्या बोलते हैं, बाउंसर जी दर्री में बाउंसर ऐसा कर रहे थे, तो हमारे एक छत्तीसगढ़ी लड़के ने जो बहुत ही साधारण कॉलेज का छात्र था, एक बाउंसर को एक घूसा मारा ना तो बेहोश हो गया था बाउंसर। बाद में उसका एड्रेस खोजना पड़ रहा था, बाउंसर आया कहां से, बोले रायपुर से आया भैया। तो हम कोई भैया बाहुबली नहीं है, जनता के हित के लिए अधिकारियों से लड़ते हैं, जनता के हित से, इसके लिए भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर सरकार में लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं जनता के हित के लिए। अच्छा एक बार बताओ, आप सारे मुद्दों पर इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए दिखाई देते हो, ये अपनी टिकट के लिए इतना सशंकित क्यों हो भाई? नहीं, अगर पार्टी ने भरोसा जताया, किसके कारण से जयसिंह जी को लग रहा है कि यार अगर है टिकट मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता? नहीं, अगर नहीं है, देखिए जब तक कांग्रेस पार्टी में किसी भी व्यक्ति की टिकट डिक्लेयर नहीं होती, जब तक हम अपने आप को ऑथराइज कैंडिडेट नहीं कह सकते, ठीक है, तो इसलिए हमको तो ये बोलना ही पड़ेगा ना। अभी तो अभी ब्लॉक कमेटी, फिर जिला कमेटी हो रही है, फिर प्रदेश में जाएंगे नाम, प्रदेश से पैनल, फिर उसके बाद जो है चयन समिति के पास, फिर चयन समिति के पास आपका स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद सीईसी में जाता है और वहां से डिक्लेयर होते हैं नाम। नहीं, मेरा तो सवाल इसलिए कि जितना भरोसा आप जनता के संदर्भ में जता रहे हो, जी जनता के लिए तो आप नहीं बोल रहे। अगर जनता ने मुझे चुना, उसमें तो आप लगातार बोल रहे हो जनता मुझे ही चुनेगी, इनको बता दूंगा कितने मजबूत है। नहीं, मैंने अगर जनता ने चुना नहीं बोला, मैंने बोला अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जी जो 3 बार मुझे मौका दिया, चौथी बार भी मौका देती है, तो मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगा, ये मैंने कहा। जनता ने अगर नहीं, जनता तो मुझे चुनेगी, क्योंकि मैंने वही तो मेरा जनता के लिए समर्पित, वही तो मेरा सवाल है। हाँ, कि जनता पे तो आपको भरोसा है कि जनता तो आपको ही चुनेगी, हाँ, पर पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं कि पार्टी मुझे ही प्रत्याशी बनाएगी? पार्टी पे मुझे कोरबा के संगठन से लेके जी
रायपुर से लेके दिल्ली तक 100% भरोसा है। जी। और बोलिए, पूरा भरोसा है। हाँ, नहीं आपने अगर लगाया इसलिए हमने सवाल कर लिया। अच्छा एक बात बताएं जय सिंह जी, आप तो भाई पूरे प्रदेश के नेता हो गए ना, अब कोरबा जिले के नहीं है, जी। प्रदेश के मंत्री हैं। ये प्रदेश के स्तर पर कोरबा के सबसे वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ और जिस विधानसभा में आप बैठते हैं उसके भी सबसे वरिष्ठतम विधायक जी। ननकी राम कंवर जी ने यह कहा है कि अगर आपकी सरकार की वापसी हो गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आपकी विदाई इस हद तक तय है, देखिए, ये ननकी राम जी बोल कर गए हैं। देखिए कितना डर गए आप? मैं तो ननकी राम जी बहुत उम्रदराज हैं और ननकी राम जी को हम लोग प्यारेलाल कंवर जी का जब काम करते थे जी तो कई बार इनको परास्त किया है और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी इनको हो सकता है पहले ही रेस्ट न देते, मुझे डाउट है इस बात का। जी। जो जिस प्रकार से अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और बड़े बड़े जो उम्र के हिसाब से जिनको घर बैठाया गया, तो मुझे डाउट है, लेकिन मेरी पूरी आपकी सद्भावना है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ननकी राम जी को बार बार मौका देना चाहिए। नहीं, लेकिन ननकी राम जी ने जो दावा किया है उस पर भी तो कुछ कहिए ना। ननकी राम जी के प्रति आपने सद्भाव जता दिया, वो तो ठीक है कि पार्टी उन्हें बार बार मौका दे, मतलब आप मान रहे हो कि आपकी सरकार जाना तय है, क्योंकि ननकी राम जी तो कह गए मैं राजनीति में अब तभी रहूंगा जब आपकी सरकार जाएगी। पर चाह क्या रहे हो आप? प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ननकी राम जी की विदाई चुनाव के पहले होगी या बाद में होगी मैं नहीं कह सकता, विदाई तय है। तो आप जो अपनी प्रचंड बहुमत से जीत बता रहे हो जी, ये ईवीएम सेट करने का फार्मूला आपके पास भी आ गया क्या? भाई पहले तो आप बताते थे कि देखो भाजपा की जीत तो इसलिए होती है ईवीएम को सेट कर लेते हैं, अब आप बोल रहे हो कि हम तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, आपके पास भी फार्मूला आ गया क्या? देखिए अभी लगभग चुनाव का 2.5 महीना बचा है जी लगभग जी। अब वो 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक अभी भारतीय जनता पार्टी जो 13 विधायक हैं अभी जी 15 जीते थे, 2 ईश्वर के कारण नहीं हमारे बीच, हमारे साथी रहे, लेकिन उस 13 विधायक के बाद अभी तक उनका आंकड़ा 26 तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि बार बार गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो वो लोग अभी इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि 13 को 26 कैसे करें। चुनाव जीतना, सरकार बनाना तो बहुत दूर की कौड़ी है आदरणीय, लेकिन अभी तो उनकी स्थिति यही है। अगर उनकी हालत इतनी खराब है तो जो वर्तमान में विधायक हैं और जो कांग्रेस से ही निकले हुए विधायक हैं वो भाजपा में अपनी संभावनाएं क्यों देख रहे हैं? क्यों धर्मजीत सिंह जैसा कद्दावर नेता अपने भविष्य के लिए भाजपा की चौखट पहुंचा? धर्मजीत सिंह ठाकुर हमारा बहुत मित्र है और अभी भी है, अभी भी है। नहीं, मित्र आपका है। हाँ बिल्कुल। और पार्टी प्रवेश भाजपा में कर रहा है, ये कैसी मित्रता चल रही भाई? मैं बता देता हूँ आपको, उसकी अपनी एक पर्सनल सोच है। मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने बार बार यही कहा कि भैया मेरा जो सेटलमेंट है वो भाजपा में हो पाएगा, कांग्रेस में मेरा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में पहले ही इतनी लंबी लाइन है, इतने ज्यादा विधायक चुन के आ रहे हैं, मेरा नंबर ही नहीं लगेगा मंत्रिमंडल में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूं। 70 साल उनकी उम्र हो गई है, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने 101 तहसील बनाई जी, विधानसभा में पहली तहसील लालपुर थाना मैंने धर्मजीत सिंह ठाकुर की विधानसभा में घोषित की थी उसकी मांग पे जी। दूसरी तहसील भी मैंने बनाया उनका। और जितने भी पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के, पूरे विधानसभा के अंदर इकलौता मंत्री हूं जिसने खड़े होकर पूछा कि 90 विधायक में किसी के क्षेत्र में अगर कोई तहसील बाकी हो तो बताइए, मैं अभी घोषणा करूंगा। और जिसने जिसने मांग की उसके हर क्षेत्र में, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे आपका जोगी कांग्रेस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सबकी तहसीलें बनवाई हमने। अच्छा, आपने सबके लिए इतना किया तो ये अपने छोटे भाई पुरुषोत्तम कंवर को क्यों इस हालत में डाल दिया? भाई पुरुषोत्तम कंवर ने चाहा था कटघोरा जिला बने जी, बताइए, उनको फंसा दिया आपने, सबका इतना भला किया। हाँ। और अपने पुराने साथी के बेटे के साथ में ऐसा क्यों किया? जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, पुरुषोत्तम हमारा छोटा भाई है, भतीजा है, ठीक है। हाँ, तो हमने तो उनके पिताजी के साथ संबंधों का ही हवाला दिया आपको। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, केरकेट्टा जी बैठे हैं जी,
आप दोनों से पूछ लीजिए, आज तक मेरे को अगर जिला बनाने के लिए लोग बोले हो तो पूछिए। चलिए जी, आज तक मेरे को नहीं बोले, मुख्यमंत्री जी को बोला इन्होंने। जी, मुख्यमंत्री जी को बोला, जब मुख्यमंत्री जी ने, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे भी चर्चा की थी जी, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले एक जिला बनाया गोरेला पेंड्रा मरवाई। जी, मेरा आग्रह है, एक अच्छा संवाद चल रहा है और अभी हमें दो महत्वपूर्ण संवादों को अंजाम देना है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगी और उसके बाद इस अंचल के गौरव के तौर पर जिनकी ख्याति रही, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष चरणदास महंत जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं। एक बेहद सुव्यवस्थित संवाद कोरबा का आप सब प्रबुद्ध श्रोताओं की मौजूदगी के माध्यम से पूरे प्रदेश तक पहुंच रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस गरिमा को बनाए रखने में आगे भी सहयोग करेंगे। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी संजीदगी के लिए। और जय सिंह जी, अब जरा जिले के संदर्भ में थोड़ा विस्तार दीजिए ना। जी, तो उसके बाद मेरी भी चर्चा हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले गोरेला पेंड्रा मरवाई जिला बनाए जी, उसके बाद जो 5 जिले बनाए, तो जिले को जब बनाते हैं तो उसमें इसका इस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि पहले इनको इस्टेब्लिश कर लें, अपनी सरकार फिर आएगी और फिर जो बचे हैं 1, 2, 3 जिले जो भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 जिले हमारी सरकार करेगी, आने वाली सरकार, ये बिल्कुल तय बात है जी। इसमें कटघोरा का भी नंबर रहेगा, आपको मैं अभी से बोल देता हूँ। चलिए ठीक है। दूसरा, उसी समय जब चर्चा हुई तो मैंने कहा कि भैया कम से कम फिलहाल वो एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी की पोस्टिंग कर दीजिए, क्योंकि कोरबा भी जब जिला बना था तो पहले 98 में कोरबा जिला बना, लेकिन लगभग 15 साल से ऊपर कोरबा जो है आपका एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी यहाँ बैठते थे, जब जांजगीर का हिस्सा भी कोरबा में आता था। फिर उसके बाद 98 में जब मैं साडा का चेयरमैन था, उस समय हमारी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, भैया चरणदास महंत जी सांसद थे, तो उसी समय जो है आपका 25 नवंबर 1998 को आपका कोरबा जिला बना था जी। 25 मई 98 को कोरबा जिला बना था। जांजगीर, कोरबा, इस प्रकार से जिले बने थे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई जी। मेरा भतीजा है पुरुषोत्तम कंवर, उसने सबको जिला बनाने के लिए बोला, मुझे बोला हो तो बताओ। पर मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं जैसे जी कि आपको क्यों नहीं बोला भतीजे ने? नहीं, देखिए, जिला की घोषणा करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास है जी। तो उसने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी से बोला है, नो डाउट जी। और मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो जिले अपन ने पहले घोषित किए वो स्टेब्लिश हो जाएं, उसके बाद 2-3 जिले और बनाएंगे हम, क्योंकि 33 काम को 36 करना है। तो तात्कालिक तौर पे हमने कहा कि भाई अभी कम से कम एडिशनल एसपी और एडिशनल कलेक्टर का कार्यालय खुल जाए। तो उस दिशा में एडिशनल कलेक्टर बैठ चुका है और एडिशनल एसपी बैठने वाला है वहाँ। तो इस दिशा में हमारी पहल शुरू हो चुकी है आने वाले समय में, क्योंकि जब कोरबा 15-16 साल के बाद एडिशनल के बाद जिला बना, तो मैं तो बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 3 महीना के बाद दोबारा सरकार आएगी, तो उसके बाद जो भी जिले बनेंगे, हम मुख्यमंत्री जब बनेगा और उसके बाद हम लोग मंत्रिमंडल में रहेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं भी वादा करता हूं कि उस टाइम कटघोरा जिला बनवाएंगे। तो जय सिंह जी अब ऐलान कर रहे हैं, एक मौका और दे दो, अब की बार जिला बना देंगे। पर हम वापस कोरबा पे आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस कोरबा में 4 विधानसभा है, जिस कोरबा में सब कुछ इतना कुछ है, उसमें एक जिला और क्यों बनवाना चाहते हैं? देखिए, मैं जिला विभाजन नहीं करना चाहता, कि मैं चाहता हूं जी, लेकिन आपने पूछा है, अगर विधायक की इच्छा है, जनता की इच्छा है, तो 2 जिले बन गए तो कोई बुराई भी नहीं है जी। हमारा ऐसा मानना है, आज एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी वहां बैठेंगे तो वो विभाजन बराबरी है जी। रही बात कोरबा औद्योगिक जिला है आपका, अभी हमारी सरकार ने अभी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया 13,000 करोड़ का पावर प्लांट का, 1320 मेगावाट का पावर प्लांट आपका दर्री में खुलने जा रहे हैं आने वाले समय में अभी जी। तो जिसके लिए जमीन भी है, जिसका MOU भी हो चुका है और बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है, अभी अति शीघ्र उसकी निविदा लगने वाली है। तो उसके बाद जिस प्रकार से कोरबा का औद्योगिकरण हुआ है, अगर 2 जिले होंगे तो कोई बुराई नहीं है। पर मेरा इसमें सवाल है जय सिंह जी, दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित शहर के तौर पर कोरबा की पहचान हो गई जी,
उस कोरबा में 8400 मेगावाट बिजली अभी बन रही है और जिसके चलते लोगों की सांस जी दूभर हो गई, और उसमें आप 1320 मेगावाट और जोड़ देना चाहते हैं। लोग सांस लेने के लिए जाएंगे कहां? उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको कि देखिए, पहले प्रदूषण के मामले में कोरबा जो ऊपर के स्टेज में था जी, उसके बाद काफी कटौती आई, काफी कम हुआ है। दूसरा, आपका यहाँ जो पावर प्लांट तो बंद हो चुका है एक, जी। और आने वाले जब तक ये पावर प्लांट लगेगा, जब तक एक पावर प्लांट की और मियाद पूरी होने जा रही है, तो हमारी सोच एडवांस है कि आने वाले समय में बिजली की कमी मत रहे, क्योंकि हमको कोरबा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी देखना है और इसके साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी। चाहे आपके एनटीपीसी का पावर प्लांट हो, चाहे बाल्को का हो, चाहे अपने छत्तीसगढ़ सरकार का हो, चाहे लैंको का हो, चाहे आर्यन का हो, सभी पावर प्लांटों में बिजली बनती रहे। आने वाले समय में जो पावर प्लांट की मियाद पूरी होगी, उसके पहले हमारी एडवांस सोच है कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। कोरबा पे वापस बात करते हैं। जो ये विधानसभा चुनाव है, इसमें किस पे ज्यादा भरोसा है जयसिंह जी, कांग्रेसियों पर या भाजपाइयों पर? मुझे तो कांग्रेसियों पर भी और भाजपाइयों पर भी है। तो थोड़े इस हुनर के विषय में रोशनी दीजिए ना, क्योंकि ये कांग्रेसियों पे आपका भरोसा, आपने जिस तरीके से कहा वो तो ठीक है, पर भाजपाइयों के संदर्भ में भी आप जिस तरीके से मुस्कुरा के बोले जी, तो थोड़ा समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोरबा से लेकर रायपुर तक बिखरी हुई है जी। आपको मालूम है चीज कि 13 विधायक हैं और 15-16 गुट हैं जी। हमारे यहाँ उस प्रकार की गुटबाजी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, नहीं है उस प्रकार की जी। देखिए, किसी एक सब्जेक्ट पे मतभेद होना एक अलग बात है जी, ठीक है, ग्रुपबाजी हर पार्टी में रहती है जी। लेकिन जो गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो इस प्रकार की गुटबाजी पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी जी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है और लोग बोलते हैं कि कोरबा में प्रतिमाओं का माल्यार्पण गुटबाजी के चलते नहीं हो पा रहा है, ये क्या कहानी है? देखिए, प्रतिमाओं का हमारी उसमें एक सोच है कि उसमें राजीव जी की और इंदिरा जी की प्रतिमा है जी, ठीक है, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि कोरबा जब भी राहुल जी का, सोनिया जी का, उनके परिवार का किसी का आगमन हो तो उस समय उसको कराएं। नहीं तो कई जगह मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। अभी आपका जो मेरा गोद गांव था दीपका जी, तो दीपका में मैंने उस समय आदरणीय काका बोध राम कंवर जी ने, जब मैंने गोद लिया उस गांव को, तो उनकी मांग थी कि वहाँ राजीव जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो क्योंकि राजीव जी वहाँ आए थे दीपका में, ये अपना रंजना, तो उस समय जब उन्होंने कहा तो हमने एक मूर्ति लगवाई, लेकिन उसका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया था। तो उसमें वो मूर्ति थी आपकी इसकी क्या बोलते हैं, संगमरमर की। तो संगमरमर की थी, उसकी प्रॉपर गांव था तो थोड़ा उतनी देखरेख नहीं हो पाई, तो कुछ हल्की फुल्की डैमेज दिखी। तो जब अभी मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था तो कटघोरा विधानसभा का हम लोगों ने रंजना में रखवाया था, ताकि नई मूर्ति तत्काल लगाई गई और उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग की सोच है, और नहीं मान लीजिए उनके परिवार से कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो खड़गे जी करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे उसका। तो उसका आप जल्द ही करेंगे। अब हम आखिरी बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका सारा मामला इतना ठीक ठाक है तो आखिरी मौके पर पार्टी इतने बदलाव क्यों कर रही है? भाजपा के बदलाव को तो आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं, पर इन चुनाव के पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष तक बदल लेते हैं। जब आप गुटों में बटे नहीं हैं, टुकड़ों में टूटे नहीं हैं, तो ये सब क्यों करते हैं भाई जयसिंह जी? देखिए, प्रदेशाध्यक्ष के मामले में हमारी पार्टी ने जो एक निर्णय लिया, बस्तर से था बस्तर से लिए, आदिवासी था आदिवासी लिए। और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जी, ठीक है। हमारी पार्टी ने आदिवासी की जगह आदिवासी लिया है और विधायक की जगह सांसद लिया है भाई, चुना हुआ सांसद जी। तो इसलिए कि पूरे प्रदेश में पूरी जवाबदारी के साथ चुनाव में काम कर सके। तो हमारी ये सोच है कि अगर हमारा प्रदेश अध्यक्ष, जैसे धनेन्द्र साहू जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारी पार्टी में जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसको सांसद को बनाया जाए, ताकि पूरे प्रदेश में दौरा कर सके, एक जगह बंद रहने पड़े। तो मतलब मोहन मरकाम जी बतौर प्रदेश अध्यक्ष एक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए भी जूझ रहे थे, इसलिए उपकार कर दिया पार्टी ने, भाई मुक्त कर देते हैं तुम्हें, शायद मंत्री बन के जीत जाओगे। ऐसा ही है, हो सकता है। भाई जोरदार तालियां बताओ। इतनी महत्वपूर्ण बात जयसिंह जी सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं और आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं।
तो जैसे जी एक आखिरी सवाल जो इस संदर्भ में जानने का है, आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपकी सरकार के मुखिया तीनों भाजपा को लेकर बड़े परेशान हैं और ये कहते हुए परेशान है कि हम भाजपा से ही नहीं लड़ रहे, भाजपा के साथ साथ ईडी, आईटी, सीबीआई इससे भी लड़ रहे हैं। इतने सालों लोगों से एक साथ लड़ने का जज्बा कहां से लाते हैं? देखिए, अब केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और ईडी और आईटी केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है जी। अब उसका अगर वो लोग प्रयोग दुरुपयोग अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जी। यहाँ कोरबा में अभी एक मॉल में माल के जो डायरेक्टर हैं जी, उनके छापा मारे। जी। हमारे साथी हैं, हमारे गोपाल मोदी जी के बड़े भाई जी, दिनेश मोदी जी। अब दिनेश मोदी जी के छापा मारे, रूडमल जी के छापा मारे, कोई उनका 10-20 मील जमीन का कोई सीमांकन का मामला रहा होगा पुराना, 15-20 साल पहले वो जमीन खरीदी गई। अब ईडी वाले उसमें उस मॉल में मेरा हिस्सा खोज रहे हैं जी। बोलते भाई मंत्री जी का कितना हिस्सा है जी। तो अंधेरे में लाठी चला चला के अगर खोज रहे हैं तो उसका क्या इलाज है? मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। तो ये इस प्रकार की किसी के साथ भी दुर्भावनापूर्वक नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो, हमारा कोई विरोध नहीं है, और गलत नहीं किया तो उसको बिल्कुल परेशान। आप तो बोलते हैं कि ये लोग भाजपाइयों पे छापे नहीं मारते, और अभी आप ही मंच से बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गोपाल मोदी जी, उनके भाई क्या छापा मार दिया। हाँ, तो आप तो मान रहे हैं ना कि ईडी ईमानदारी से काम कर रही है, भाई कांग्रेस भाजपा पे काम नहीं कर रही। मैंने ईडी की ईमानदारी और बेईमानी की बात नहीं कही है जी। मैंने घटना का जिक्र किया क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करके बताया जी कि भैया वो मेरे से पूछ रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। वो नेता नहीं है जी, वो व्यापारी है। हम भी व्यापार के उससे आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, व्यवसाय से अपनी राजनीति करनी शुरू की हमने। और हमारा जो व्यवसाय है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसके पहले का व्यवसाय है, कोई ऐसा नहीं कि विधायक बनने के बाद कोई व्यापार शुरू किया है, और जो व्यापार है वो पहले से है हमारे पास। पर इन छापों से आपकी पार्टी की संभावनाओं पर कितना प्रतिकूल असर पड़ रहा है, कितना आपको नुकसान महसूस हो रहा है? जिस प्रकार से मैं ये नहीं बोल सकता कि सारी कार्रवाई गलत है या सारी कार्रवाई सही है जी। अगर किसी, जैसे अभी वो बोल रहे थे ननकीराम जी की कलेक्टर जेल गई है, मैंने स्वयं कहा था इस बात को जी। मैंने बोला था कि रानू साहू एक दिन जेल जाएगी जी, क्योंकि उसके कर्म वैसे थे जी, इसलिए कहा था मैंने जी। अगर कोई अधिकारी गलत काम करेगा या कोई भी गलत काम करेगा तो उसका फल भुगतेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी। और लेकिन अगर जबरदस्ती किसी को परेशान करे तो उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो वापस दोहराता हूं, आपकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर इन कार्रवाइयों से क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से इन संभावनाओं से हमारी पार्टी के चुनाव प्रबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार की अगर गतिविधियां चलती रही तो हमारी 2-4 सीटें और बढ़ेंगी। तो इसके कारण से आपकी 2-4 सीटें और बढ़ेंगी ही। हम लगभग सारी बातचीत कर चुके, अब एक आखिरी बातचीत जो आपसे रह जाती है वो है राजस्व मंत्री के तौर पे कुछ ऐसा काम करने का मौका रहा कि जैसे जी को लगे कि इस मंच से वो भी बता दूं, मंत्री के तौर पर भी मैं कुछ काम कर पाया जी, विधायक के तौर पर, नेता के तौर पर तो कर लिए, मंत्री के तौर पर कुछ कर पाए? बिल्कुल। मंत्री के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में 90 विधानसभा से बड़े बड़े प्रदेश हैं, यूपी, बिहार, अन्य प्रदेश। यूपी में 403 सीटें हैं, बिहार में भी मेरे ख्याल से 250-300 सीट होंगी, मध्य प्रदेश में आपकी 230 सीटें हैं, और भी बड़े प्रदेश होंगे। छत्तीसगढ़ से बड़े प्रदेश काफी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद किसी भी एक कार्यकाल में किसी सरकार ने 101 तहसीलें नहीं बनाई होंगी, ये मेरा दावा है। दूसरा, 6 जिले बनाए, 29 अनुभाग बनाए, और उसके बाद भी कुछ तहसील अनुभाग अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी प्रोसेस में है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में हमने ये नहीं देखा कि कौन समाज किसको सपोर्ट करता है, लेकिन सामाजिक भवन बनाने के लिए जहां जहां जो आवेदन आए हमने उन सभी समाजों को जमीन उपलब्ध कराई, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब तहसील
अनुभाग, जिले, जमीन। इसके साथ साथ आपके कांग्रेस पार्टी के लिए हमने दफ्तर, आपके याद होगा कि एक डिबेट में मैं और आपका रामविचार नेताम जी दोनों आपके कार्यालय में बैठे थे। डिबेट के बाद जब चाय पी रहे थे तो नेताम जी ने कहा, यार मंत्री जी, हमारा आपका बलरामपुर का कार्यालय, भाजपा का कार्यालय के लिए जमीन का फाइल अटका हुआ है। तो मैंने आपके सामने ही फोन लगाया था और अगले दिन वो फाइल क्लियर हुई कि नहीं, आप बता दीजिए, आप गवाह हैं उस बात के। हैं, याद है रामविचार नेताम जी? ये भाजपाइयों के काम इतनी जल्दी क्यों कर देते हैं आप? क्यों नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आदमी है, इंसान है भाई जी। पब्लिक आज कोरबा में जो जनता है, हमने कभी किसी से पूछ लीजिए, कभी किसी से ये नहीं पूछा कि कौन सी पार्टी से आए हो जी। जो जिस काम के लिए आया मैंने करने का प्रयास किया ईमानदारी के साथ, पूर्ण रूप से जी। और मैं नाम नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं के काम किए हैं, यहाँ तक कि लखनलाल देवांगन जी भी अगर किसी काम के लिए बोले तो कभी मना किया हो तो पूछ लीजिए आप जी। ये सामने बैठे। अब जब आप दोनों एक दूसरे के घर आते जाते तो क्या मना करोगे? इसके साथ साथ आपका सूरजपुर का भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही मंत्री रही रेणुका सिंह जी रेणुका सिंह जी ने फोन किया कि भैया मंत्री जी ऐसा ऐसा हमारा सूरजपुर का भाजपा कार्यालय की जमीन का काम रुका हुआ है, मैंने उसको क्लियर करा दिया जी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी हों, नेता प्रतिपक्ष जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जो भी जब मिले और वहां विधानसभा के अंदर हमारी जब चर्चा हुई तो हमने कहा कि भैया कांग्रेस कार्यालयों के लिए हम जमीन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अगर कहीं जमीन लेना चाहती है अप्लाई कर दीजिए, हम आपको अलॉट करेंगे। हमने भेदभाव नहीं किया, जैसे न तहसीलों में किया, न अनुभाग में किया, न आपका जो है जमीनों के अलॉटमेंट में किया। इसके साथ साथ जब जो व्यक्ति जिस काम के लिए आया, मैंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की कि उसका काम होना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी किए और अगर कभी किसी अधिकारी के ऊपर मैं गर्म भी हुआ तो उसी काम के लिए हूं, मैं किसी व्यक्तिगत काम के लिए कभी नहीं हुआ। पर आपको स्वयं में लगता है कि जिस क्षमता के आप व्यक्ति थे, जिस तरीके की आप अपनी परफॉर्मेंस को महसूस करते थे, आपके साथ न्याय हुआ? जैसे कि अग्रवाल केवल राजस्व मंत्री बनने के लिए ही लायक थे, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें जो गुप्त है वो गुप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है, उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। बाकी जो जवाबदारी मिली जी, जो आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल जी ने जी, जो जवाबदारी मुझे दी, मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से जो जवाबदारी दी, चाहे हमारे प्रभारी पूनिया जी रहे हों, चाहे वर्तमान में शैलजा जी हैं, उस जवाबदारी का हमने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन किया। और साथ में काम की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका सिस्टम खराब हो या ज्यादा समय लूं मैं, और भी बहुत सी बातें कर सकता हूं। बहुत काम हमने किया है अपने राजस्व विभाग में, बहुत सी चीजें, मतलब ब्रिटिश जमाने के कानूनों को भी हमने ठीक किया है बहुत से। तो इस प्रकार से बहुत से काम किए हैं और रेवेन्यू विभाग मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसमें काम करके दिखाया है। जो काम पिछले 10, 20, 30 साल में राजस्व में नहीं हुआ वो सब काम हमने किए हैं। तो ये जयसिंह अग्रवाल जी के साथ हमारा संवाद था, 3-4 बातें उसमें निकल कर आई। एक तो बतौर राजस्व मंत्री ही करने के संदर्भ में उनका कहना है कुछ बातें गुप्त हैं, गुप्त ही रहनी दी जाए। दूसरा उनका कहना था कि अगर पार्टी की तरफ से हुआ कि पर उनके एक सम्माननीय सरोज पांडे जी हमारे बीच में आ गए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सरोज पांडे जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान संपादक जी। मैं निवेदन करूंगा टीम से
हेलो हेलो, कोरबा मुख्यालय के विधायक होने के नाते हमारे बीच राज्यसभा की सांसद आदरणीय सरोज पांडे जी पधारी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि आप इस संवाद के कार्यक्रम में आई हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जय सिंह अग्रवाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का, प्रधान संपादक जी का, कि पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय जय सिंह अग्रवाल जी का सत्कार करें, तदोपरांत शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। मंच पर जय सिंह अग्रवाल जी, कोरबा विधायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री। बेबाक बात इन्होंने रखी। हरिभूमि INS 24/7 के संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके लिए हम सर का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ संवाद की तीसरी श्रृंखला का समापन होता है सेशन 3 का, और अब हम संवाद के चतुर्थ सोपान में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि ये कह के दिल ने मेरे कई दफा हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे कई दफा हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। और शायद इसी भाव को लेकर अब जो वक्ता आने वाले हैं हमारे सेशन 4 में, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। मंच पर जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा सुश्री सरोज पांडे जी का। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही आप लोकसभा की पालक सांसद हैं कोरबा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का, और निवेदन करूंगा प्रधान संपादक जी से कि पुष्प गुच्छ के द्वारा सुश्री सरोज पांडे जी का स्वागत करें। संवाद के चतुर्थ श्रृंखला चौथे सोपान में हम प्रवेश कर चुके हैं, और इसके बाद जिस सेशन का आपको इंतजार है वो सेशन होगा डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष के साथ। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधान संपादक जी से कि सेशन के चौथे सोपान में प्रवेश करें। धन्यवाद नीतीश जी। हम अपने संवाद कार्यक्रम के अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव पर इसलिए हैं कि अब तक हमारी जो बातचीत थी वो कोरबा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ थी, और अब यह संवाद दो शख्सियतों के साथ चरणबद्ध तरीके से होना है जो सियासत में इस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, पर जिन्होंने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान ली है। इस क्रम में हमारे बीच सुश्री सरोज पांडे